मैं एक गोरा नॉवल के मुताले में मसरूफ था कि राजमहल का मुंतजिम रविचंद्र लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। मैंने किताब बंद की और उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। उसने मुअद्दबाना लहजे में कहा, एयर कमोडोर मिश्रा और उनकी बेगम जिया महल से वापस लौट आए हैं और मेहमान खाने में अपने कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने किताब को अलमारी में उसकी मखसूस जगह वापस रखते हुए पूछा, क्या राजकुंबा भी वापस पहुंच चुका है मिस्टर रविचंद्र? उसने जवाब में नफी में सर हिलाया। बोला, उन सबको ठाकुर जी ने रात के खाने पर रोक लिया है। एयर कमोडोर उनसे इजाजत लेकर आ गए हैं। मैंने आपके बारे में बताया तो उन्होंने आपको उनके पास पहुंचाने की हिदायत की। मैंने इस्तफसार में मजीद वक्त जाया करने की बजाय कहा, चलो मुझे ले चलो। तस्वीरों, हथियारों और दीगर असबाब आराइश से सजी दो राहदारियां उबूर करके हम मेहमान खाने में वाक़े एक कमरे के नक्शी दरवाजे के सामने पहुंचकर ठहर गए। रविचंद्र ने दरवाजे पर 2 बार धीरे से दस्तक दी। लगभग फौरन ही अंदर से तहक्कुमाना लहजे में कहा गया, कम इन। मैं पहचान गया, वो मिश्रा ही था। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो मिश्रा एक दबी सोफे पर नीम दराज हालत में किसी मशरूब की चुस्कियां भरता नजर आया। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने खुश दिली से नारा लगाया, आइए तशरीफ लाइए रोहित जी। मगर वो जो दाग दहलवी फरमा गए हैं, बहुत देर की मेहरबान आते आते। मैंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, ताखीर के लिए माजरत मिश्रा जी। कल न सही, देखिए मैं हाजिर तो हो गया और रविचंद्र जी ने आप लोगों की गैर हाजिरी में मुझे राजमहल की सैर भी करवा दी है। मिश्रा ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर महाराज से मुलाकात हो जाती तो और अच्छा था। मैंने कहा, भगवान ने नसीब में लिखा होगा तो उनसे भी मिल लेंगे। वैसे लगता है आपका राजमहल में कुछ ज्यादा ही दिल लग गया है। अब भी रुखसत होने का कोई इरादा नहीं लगता। मेरी बात सुनकर वो हंसा, बोला, अरे नहीं, मैं तो बस तैयार ही बैठा हूँ। हमारी सरस्वती जी तैयार हो जाएं, बस फिर चलते हैं। तब तक आप भी अनानास के रस का लुत्फ उठाइए। राजमहल के फल हमारे कमांडेंट हाउस से भी कुछ ज्यादा लजीज हैं। इस असना में रविचंद्र ने मुदाखलत की और मिश्रा को मुखातिब करके कहा, आपको ले जाने के लिए गाड़ी तैयार है। जब रवानगी का इरादा हो मेरे दफ्तर में तशरीफ ले आइएगा। मिश्रा ने इस बात में गर्दन हिलाकर उसे रुखसत होने की इजाजत दे दी। रविचंद्र के जाते ही मैंने मिश्रा को मुखातिब करके संजीदा लहजे में कहा, मिश्रा जी, मुझे एक बहुत ही अहम काम से आपके पास यहाँ आना पड़ा है और मैं बेताबी से आपकी वापसी का इंतजार कर रहा था। मिश्रा ने संजीदा लहजे में कहा, खैरियत तो है रोहित जी। इस असना में सरस्वती देवी भी आ गई। वो सजी संवरी हालत में गोया किसी ज़ियाफत में जाने के लिए तैयार दिखाई दे रही थी। मैंने एहतराम आमेज अल्फाज और सताइश भरी नजरों से उसका इस्तकबाल किया। मिश्रा ने उसे बैठने का इशारा किया और मुंतजिर नजरों से मुझे देखा। मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में बात आगे बढ़ाई। कहा, दरअसल मुझे एक बेहद अहम काम से जल्द अज जल्द, बल्कि यूं कह लें कि यहाँ से रुखसत होने वाली पहली परवास के जरिए राजधानी पहुँचना है, जहाँ इंदिरा मैडम के साथ मेरी मीटिंग है। लेकिन मुझे बार बार बताया गया है कि बेंगलोर से परवास करने वाले तैयारे में दस्तयाब नशिस्तों की तादाद बहुत महदूद होती है, जिनकी हफ्तों पहले बुकिंग हो जाती है। मिश्रा ने हाथ के इशारे से मुझे मजीद कुछ कहने से रोक दिया और फिर पुरएतमाद लहजे में बोला, फिक्र न करें रोहित जी, बेंगलोर से कोई और मुसाफिर आइंदा परवाज में जाए या न जाए, अपनी नशिस्त पक्की समझें। मजीद कोई खिदमत हो तो बताएं। उसके लहजे में इतना एतमाद था कि मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर मैंने कहा, मैं यहाँ आने से पहले लांबा के साथ पहले एयर इंडिया इंटरनेशनल के बुकिंग ऑफिस गया था। लांबा के शदीद दबाव डालने पर बुकिंग ऑफिस का करता धरता आर्यावर्मन मान तो गया, लेकिन उसने एहतियातन तस्दीक कर लेने का कहा है। मैं चाहता हूं कि आप उसे फोन करके मेरी सीट कंफर्म करवा दें। मिश्रा ने मेरी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया। बोला, मैंने कहा ना, आप फिक्र न करें, समझे आपका काम हो गया। आप ये बताएं कि अगली परवाज कब यहाँ से रवाना होगी। मैंने कहा, आर्यावर्मन ने बताया है कि कल दोपहर को एक परवाज दिल्ली से बरास्ता बम्बई यहाँ पहुँचेगी और यहाँ के मुसाफिर उतार कर मद्रास रवाना हो जाएगी। वही परवाज परसों शाम को मद्रास से यहाँ पहुँचेगी और फिर उसी रूट से राजधानी रवाना हो जाएगी। मिश्रा ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। बोला, तो गोया आप परसों हमसे रुखसत होकर दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ से कब वापसी होगी जनाब की? मैंने कहा, इसका फैसला तो इंदिरा मैडम से मुलाकात के बाद ही हो सकेगा। हो सकता है वो कोई और हंगामी जिम्मेदारी सौंप दें और यहाँ वापसी मुमकिन ही न हो सके। मिश्रा ने मानी खेज नजरों से मुझे देखते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन सरस्वती देवी उस पर बरतरी ले गई। वो बोली, इसका मतलब है आप गालिबन हमेशा के लिए हमें छोड़कर यहाँ से रुखसत होने वाले हैं रोहित जी। ये तो हमसे सरासर ज्यादती है। आपने तो वादा किया था कि हमें उर्दू लिखने पढ़ने में ताक करके यहाँ से जाएंगे।
मैंने कहा, मेरा तो फिलहाल यहाँ से रुखसत होने का कोई इरादा नहीं था सरस्वती जी, लेकिन मैं अपने फर्ज मनसबी के सामने मजबूर हूँ। दुआ कीजिए कि जिंदगी फिर यहाँ का रुख करने की मोहलत अता कर दे। मैंने आप लोगों के यहाँ जिंदगी के यादगार दिन गुजारे हैं, खास तौर पर आपकी लाइब्रेरी तो हमेशा मेरी यादों में महफूज रहेगी। मैंने सरस्वती के हसीन चेहरे पर मलाल के वाज़े आसार देखे। अलबत्ता मिश्रा बदस्तूर भेद भरी नजरों से मुझे देख रहा था। वो बखूबी जानता था कि इंदिरा गांधी से मुलाकात का दावा सरासर मेरा ढोंग है, लेकिन वो ये समझने से कासिर था कि मेरी अचानक रवानगी का असल सबब क्या है और मेरी रुखसती आर्जी है या मुस्तकिल। नीज मेरा जाना उस पर किस अंदाज में असरअंदाज होने वाला है। ऐन उसी वक्त सरस्वती ने मिश्रा को कहा, तो फिर चलें, मुझे जाकर देखना है कि मेरी गैर हाजिरी में घर की क्या हालत हुई है। रोहित जी अगर वाकई सिर्फ 1-1.5 रोज के मेहमान हैं तो मुझे जिंदगी भर मलाल रहेगा कि इनके शायान शान खातिर मदारत का मौका नहीं मिल पाया। ये सुनकर मिश्रा उठ खड़ा हुआ और हम तीनों राहदारियों से गुजरते हुए रविचंद्र के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे। रविचंद्र ने खंदा पेशानी से हमारा इस्तकबाल किया और फिर हमें साथ लेकर महल के सामने खड़ी एक बेशकीमत गाड़ी के पास ले आया, जहां एक बावर्दी शोफर मुअद्दब अंदाज में खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था। शोफर ने गाड़ी का अकबी दरवाजा खोला ही था कि मुझे लांबा की जीप अपनी तरफ बढ़ती नजर आई। मुझे याद ही न था कि उसने मुझे लेने के लिए आने का वादा किया था। जीप हमारे करीब आकर रुकी तो मिश्रा भी कार में बैठते बैठते रुक गया। लांबा जीप रोककर उतरा और हम सबको प्रणाम किया। मिश्रा ने उसे देखकर कहा, अच्छा किया तुम गाड़ी ले आए, हमें शहर की तरफ जाना है। फिर वो अपनी बीवी से मुखातिब हुआ, बोला, सरस्वती जी आप इस गाड़ी में कमांडेंट हाउस चली जाएं और रात के लिए खाने का उम्दा सा एहतमाम करें। मैं रोहित जी के लिए टिकट का बंदोबस्त करवा के अपने ऑफिस चला जाऊंगा। सरस्वती ने उसकी तजवीज पर कोई एतराज नहीं किया। चंद ही लम्हों के बाद दोनों गाड़ियां आगे पीछे राजमहल के बैरूनी फाटक की तरफ चल पड़ी। लांबा की जीप आगे चल रही थी। मिश्रा उसके पहलू में फ्रंट सीट पर बराजमान था। उसने अकड़ी हुई गर्दन के साथ राजमहल के सिक्योरिटी के अमले का सलूट कबूल किया। राजमहल से बाहर निकलने के बाद कुछ फासले तक दोनों गाड़ियां साथ साथ चलती रहीं। फिर सरस्वती की गाड़ी एक मोड़ पर जुदा हो गई। तभी मिश्रा ने लांबा को कहा, रोहित जी को टिकट दिलवाने के लिए आर्यावर्मन की तरफ चलना है। लांबा ने कहा, ठीक है, परंतु उसने रोहित जी के लिए सीट का बंदोबस्त करने की हामी भर ली थी। मिश्रा ने आर्यावर्मन को भारी भरकम सी गाली से नवाजते हुए कहा, बेंगलोर के सबसे बड़े फ्रॉडियों में से एक है वो। तुम्हें हाँ कहने के बाद भी ऐसी कलाबाजी खाएगा कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। जब तक टिकट हाथ में न आ जाए उसका एतबार नहीं कर सकते। मुझे पता है कि उसकी कौन सी रग दबाने से काम बनेगा, बस तुम देखते जाओ। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरते हुए हम बिलाखिर एयर इंडिया इंटरनेशनल के शानदार दफ्तर पहुंच गए। आर्यावर्मन के सामने पहले की तरह हुलिये से सेठ दिखाई देने वाले 2 अफराद बराजमान थे। उनमें से एक बाप और दूसरा बेटा दिखाई दे रहा था। आर्यावर्मन खासे मुअद्दबाना अंदाज में उनसे बात कर रहा था, लेकिन मिश्रा पर नजर पड़ते ही वो अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। मिश्रा ने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा और फिर हाकिमाना लहजे में कहा, हाउ आर यू वर्मन, इज एवरीथिंग ओके? आर्यावर्मन ने आजिजी भरे लहजे में कहा, यस एवरीथिंग इज फाइन एयर कमोडोर सर, इट्स माई प्लेजर टू वेलकम यू। उसके साथ ही वो अपने सामने बैठे दोनों अफराद से मकामी कन्नड़ जबान में मुखातिब हुआ और उजलत भरे अल्फाज में कुछ कहा। मैंने उन दोनों अफराद के चेहरे पर बदमजगी के आसार देखे, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले आर्यावर्मन ने मजीद चंद अल्फाज खासे सख्त लहजे में कहे, जिससे उन दोनों के तेवर मजीद बिगड़ गए। लेकिन जवाबन कुछ सख्त सुस्त कहने की बजाय वो नशिस्तों से उठे और तेज कदमों से दफ्तर से निकल गए। मिश्रा ने आर्यावर्मन के ऐन सामने नशिस्त संभालते हुए बिला तमहीद कहा, लांबा और रोहित जी सुबह आपके पास आए थे। परसों की फ्लाइट का टिकट बनाकर रोहित जी के हवाले कर दें ताकि इन्हें वापस आने की जहमत न करना पड़े। वो बेलचक लहजे और खालिस इंग्लिश में बात कर रहा था। उसका हुक्मनुमा मशवरा सुनकर आर्यावर्मन कुछ गड़बड़ा गया। फिर उसने खुद को संभाल कर अपना लहजा हत्तुल इम्कान पुरएतमाद बनाते हुए इंग्लिश ही में जवाब दिया। बोला, मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है एयर कमोडोर साहब, लेकिन मैं माजरत चाहूंगा, ये अब मुमकिन नहीं है और मैं इस मामले में बिल्कुल बेबस हूँ। मिश्रा ने आर्यावर्मन की बात खामोशी से सुनी, ताहम मैं उसके चेहरे के तासुरात में बदलाव बआसानी भांप सकता था। उसने कहर भरी नजरों से आर्यावर्मन को घूरा और फिर पहले मेरी और फिर लांबा की तरफ देखकर भिन्नाए हुए लहजे में कहा, मैंने कहा था ना, ये शख्स इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं है और हाँ कहने के बावजूद ऐन वक्त पर कोई न कोई बहाना करके काम खराब कर देगा। उसकी बात सुनकर आर्यावर्मन ने एहतजाज भरे लहजे में कहा, आप मुझसे ज्यादती कर रहे हैं मिश्रा जी। मैं सच कह रहा हूँ कि अब मामला मेरे काबू से बाहर है।
इसी परवाज से महाराजा अपनी फैमिली समेत दिल्ली जा रहे हैं और मुझे अचानक उनके लिए 10 नशिस्तों का बंदोबस्त करना पड़ गया है। अब मैंने एक सीट भी इधर उधर की तो लोग मेरे दफ्तर पर पथराव कर देंगे और हेडक्वार्टर तक शिकायतों का तांता बंध जाएगा। मिश्रा ने खिलाफ तवक्को नाराज होने की बजाय उसे मुखातिब करके कहा, ओहो, तो महाराजा भी इसी फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं? फिर तो यार तुम्हारे लिए एक आध सीट का बंदोबस्त करना और भी आसान है। ये बताओ महाराजा के साथ कितना दफ्तरी अमला दिल्ली जा रहा है? आर्यवर्मन ने कहा, 4 सेक्रेटरी, खादिम और 2 पर्सनल गार्ड्स। मिश्रा ने कहा, यार फिर क्या मसला है? किसी की भी सीट कैंसिल करके अमले का एक फर्द बढ़ा दो और वो सीट रोहित जी को दे दो। महाराजा के स्टाफ के नाम पर कौन एतराज कर सकता है? तुम कहो तो मैं राजमहल के मैनेजर रविचंद्र से 11 सीटों के साथ दोबारा रिक्वेस्ट लेटर भिजवा सकता हूँ। मिश्रा की बात सुनकर आर्यवर्मन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। इस पर मिश्रा ने कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है आर्यवर्मन, मुझे जो काम करवाना हो वो मैं हर कीमत पर करवा लेता हूँ, लेकिन इस चक्कर में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमें एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आगे चलना चाहिए, इसी में हम सबका फायदा है। मिश्रा के लहजे में पोशीदा धमकी सुनकर आर्यवर्मन एकदम सुनसा हो गया। तभी मिश्रा ने कहा, अब तुम शराफत से टिकट बनाओ और रोहित जी के हवाले कर दो। आर्यवर्मन ने महज लम्हा भर कुछ सोचा और फिर मेज के दराज से एक लंबूतरी सी कॉपी निकाल ली और चिकने कागज के टिकट पर कुछ लिखा। उसके बाद उसने उसे कॉपी से अलहदा करके मेरी तरफ बढ़ा दिया। एन उसी वक्त लांबा ने उससे टिकट की कीमत पूछी और जेब से मोटा सा पर्स निकाला। तभी मिश्रा ने उसे मुखातिब किया, 50 रुपए फालतू दे दो लांबा, बंदा थोड़ा लालची है मगर काम का है, आइंदा भी काम आएगा। ये सुनकर नाराज होने की बजाय आर्यवर्मन यकलख्त खुश हो गया। उधर मैं उसके दिए हुए टिकट का जायजा ले रहा था। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उस पर तारीख और परवाज नंबर तो दर्ज था, अलबत्ता सीट नंबर और नाम वाले खाने खाली थे। मैंने मिश्रा की तवज्जो उस तरफ दिलाना मुनासिब समझा। इस पर आर्यवर्मन ने खुशगवार लहजे में कहा, फिक्र न करें, परवाज का अमला तैयारे की सूरत हाल के मुताबिक आपको मुनासिब सीट दे देगा और नाम का कोई मसला नहीं। एयरपोर्ट और तैयारे में दाखिल होने के लिए बस ये टिकट दिखाना काफी है। आप चाहें तो खुद अपना नाम लिख सकते हैं। मुझे ये अजीब सा लगा, लेकिन मिश्रा और लांबा ने उसकी बात पर कोई एतराज न उठाया तो मैंने भी जोर देना जरूरी नहीं समझा। मैंने वो टिकट अपने लिबास की अंदरूनी जेब में रखा और हम आर्यवर्मन से खुशगवार माहौल में रुखसत होकर अपनी जीप में आ बैठे। रास्ते में मिश्रा राजमहल में गुज़श्ता रात के दिलचस्प वाकयात बताता रहा, लेकिन मुझे उसकी बातों में कोई खास दिलचस्पी महसूस न हुई। मैं तो इस एहसास से खुश हो रहा था कि बेंगलोर से अपनी मंजिल की तरफ रवानगी का इंतजाम हो गया है। मिश्रा ने अपने असर रसूख और धौंस धांधली से काम लेकर बिलाशुबा एक मुश्किल मरहला हल करवा दिया था। लांबा ने मिश्रा को उसके दफ्तर उतारा। मैंने मिश्रा की तरफ से दफ्तर में आने की सरसरी दरखास्त मुस्तरद कर दी और लांबा के साथ वहां से चल दिया। थोड़ा आगे बढ़कर मैंने लांबा से पूछा, कर्ट टैंक इस वक्त घर पर होंगे या दफ्तर में? मैं जाते जाते उनसे एक तफसीली मुलाकात करना चाहता हूँ। लांबा ने कहा, उनका घर रास्ते में पड़ेगा, अगर वो घर में न हुए तो मैं आपको उनके दफ्तर छोड़ दूंगा। मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली। इत्तेफाक की बात है कि हमारी जीप कर्ट टैंक के बंगले के सामने रुकी ही थी कि वो हमें अपने लॉन से बाहर आता नजर आया। मुझे देखते ही वो खुशी से चिल्लाया, तुम कहाँ गायब हो गए हो ओल्ड बॉय? लगता है कमांडेंट हाउस और वहाँ के मकीन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं तुम्हें। मुझ अकेले बूढ़े को शक्ल दिखाने की भी फुर्सत नहीं मिली तुमको। मैंने उसे मानिका करते हुए माजरत की। इस पर लांबा ने कहा, इनके पास तो अब वाकई बिल्कुल वक्त नहीं है मिस्टर कर्ट, अब तो ये राजमहल के भी मेहमान बनने लगे हैं। मुझे लगा कि अब वो मेरी यहाँ से रुखसती का जिक्र छोड़कर अपनी वहाँ मौजूदगी का वक्फा मजीद बढ़ा देगा। चुनाचे मैंने उसका शुक्रिया अदा करके रुखसत कर दिया। अलबत्ता उसकी ये पेशकश कबूल कर ली कि वो रात के खाने से पहले मुझे कमांडेंट हाउस पहुंचाने के लिए किसी को भेज देगा या खुद आ जाएगा। कर्ट टैंक मेरा हाथ थामे वापस अपने ठिकाने की तरफ चल दिया। वो मुझे अपने कमरे में ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने बरामदे में ठहर कर इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर दबे लहजे में कहा, आपकी जासूसी पर मामूर वो मुश्तंडा अनील दिखाई नहीं दे रहा मिस्टर कर्ट। उसने बुरा सा मुंह बनाकर धीमी आवाज में कहा, कल सुबह तक ये छुट्टी लेकर गया है मनहूस। तुमने जब से उसकी असलियत मेरे सामने खोली है, मेरा तो उसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता। उसके कमरे में अब भी उस ट्रांसमीटर में रिकॉर्डिंग हो रही होगी। मैंने कहा, हमारे पास इसका हल मौजूद है ना, आइए मेरे कमरे में चलकर बैठते हैं। कर्ट ने मेरी तजवीज से इत्तेफाक किया। मैंने कई दिनों के बाद अपने कमरे में कदम रखा। बज़ाहिर वहाँ कुछ भी बदलाव नजर न आया। उसके बावजूद मैंने गुफ्तगू के आगाज से पहले गहरी नजरों से जायजा ले लिया कि वहाँ ट्रांसमीटर या गुफ्तगू रिकॉर्ड करने वाला कोई जासूसी आला तो छुपाया नहीं गया। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैंने कर्ट को मुखातिब करके संजीदा लहजे में कहा, वैसे तो मैं आजकल में आपसे मुलाकात करने के लिए आने ही वाला था, लेकिन इस वक्त एक खास और अहम इत्तला देने के लिए यहाँ हाजिरी पर मजबूर हुआ हूँ। मेरे लहजे की संजीदगी भांप कर कर्ट चौंका।
हाँ हाँ बोलो, मैं तवज्जो से सुन रहा हूँ। मैंने कहा, मुझे एक फौरी काम से दिल्ली रवाना होना पड़ रहा है मिस्टर कर्ट। इसके बाद जाने कब मेरी यहाँ वापसी हो, या शायद जिंदगी दोबारा इस तरफ लेकर ही ना आए। कर्ट ने गंभीर लहजे में कहा, ओहो, तो गोया यहाँ तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया। मैंने कहा, बस यही समझ लें। मैंने यहाँ अब तक जो कुछ किया है उसकी रिपोर्ट ऊपर पहुँचाना जरूरी है, लेकिन यहाँ से रुखसत होने से पहले मैं आपसे उस वादे की तौसीक करवाना चाहता हूँ। कर्ट ने मेरी बात गौर से सुनी और कहा, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। मुझे जब भी दावत मिली मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ, लेकिन जो जहन में रहे कि मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं है। मेरी जिंदगी की कश्ती जाने कब आखिरी साहिल पर लंगर अंदाज हो जाए। तुम्हारी खातिर मैं 2-3 साल मजीद बेवफा लोगों की इस नगरी में कयाम कर लूंगा। अगर तुम्हारी तरफ से कोई पेशरफ्त न हुई तो मैं अपने वतन वापस लौट जाऊंगा और अपनी बची कुची जिंदगी अपने आबाई कस्बे की झील के किनारे मछलियां पकड़ते गुजार दूंगा, लेकिन तुम हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रहोगे। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, इस मोहब्बत के लिए मैं आपका ममनून हूँ मिस्टर कर्ट। काश हमें आपकी गैर मामूली सलाहियत और महारत से इस्तिफादे का मौका मिल जाए। सुरंजन दास की तरह सुरेश खुराना ने मारू तैयारे की फन्नी खूबियों की भरपूर सताइश की है और यकीन जताया है कि उस तैयारे को ताकतवर इंजन मुहैया करने की मुखलिसाना कोशिश की जाती तो इंडिया को सुपरसोनिक लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए दरबदर न भटकना पड़ता। कर्ट ने मेरी बात सुनकर उदासी से असबात में सर हिलाया। बोला, मारूत मेरे ख्वाबों की ताबीर है, मेरी काबिल फख्र तख्लीक है। मैं बता नहीं सकता कि उसकी नाकदरी से मुझे कितनी दिली अजियत हुई है। मुझे यकीन हो चला है कि ये कौम इस मामले में कभी खुद कफील नहीं हो सकती। इंडिया कभी अपने वसाइल से एक आला दर्जे का लड़ाका तैयारा बनाने में कामयाब नहीं हो सकेगा। मैंने उसकी दिलजोई और उन अजियतनाक ख्यालात से उसका ध्यान बटाने के लिए कहा, वैसे एक और मशवरा दूं मिस्टर कर्ट? मुझे यकीन है कि आप जितने आला दर्जे के फजाई इंजीनियर हैं उतने ही उम्दा कलमकार भी साबित होंगे। मछली पकड़ने के मशगले से कुछ फुर्सत मिले तो अपनी यादाश्त लिखने के लिए कुछ वक्त जरूर निकालना। कर्ट मेरी बात सुनकर मुस्कुराया। बोला, तुम मुझे बूढ़ों वाला मशवरा मत दो प्यारे रोहित, मेरे हौसले अब भी जवान हैं। मैं अभी मारूद से भी कहीं ज्यादा शानदार लड़ाका तैयारा तैयार करने का पूरा दमखम रखता हूँ। बल्कि वतन वापस लौटने के बाद मुझे मौका मिला तो जमीन की हद से बाहर निकलकर आसमान पर मौलिक और गर्दिश करते चांद, सितारों और सैयारों तक पहुंचने वाले खलाई जहाज के तस्वुर को हकीकत बनाने के लिए अपनी रही सही तवानाइयां सर्फ कर दूंगा। मैं बिस्तर अलालत पर खांसते कराहते मौत के इंतजार का कोई इरादा नहीं रखता। एक काबिल रश्क जिंदगी गुजारने वाला वो बूढ़ा जर्मन वाकई एक नाबगा शख्सियत था। बहुत मुख्तसर मुद्दत में मुझे उससे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था। मैंने तहे दिल से उसे खराज तहसीन पेश किया। तभी मुझे उसके पास आने का असल मकसद याद आ गया। मैंने कहा, मिस्टर कर्ट, सुरंजन दास और सुरेश ने बताया था कि आपके मारू तैयारे के कुछ कट हुए मैप तैयार करवाए गए थे। क्या आप मुझे ऐसा कोई मैप मुहैया कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर कर्ट कुछ चौंका, फिर उसने संजीदा लहजे में कहा, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी की यादों के हिस्से के तौर पर एक कट हुए मैप अपने पास घर में रखा हुआ है, लेकिन मुझे वो तुम्हारे हवाले करने में कोई एतराज नहीं। मैं प्रोजेक्ट ऑफिस से एक और ले आऊंगा, बल्कि मैं अपनी प्रोग्रेस लॉग बुक भी तुम्हें दे देता हूँ। मुझे कौन सा नए सिरे से मारू तैयारा बनाना है। उस रोजनामचा नुमा किताब की मदद से कोई भी ज़हीन फजाई इंजीनियर इस लड़ाका तैयारे की तैयारी के तकनीकी मराहिल तफसील से समझ सकता है। ये मालूमात इस तरह के किसी और लड़ाका तैयारे की तैयारी में भी मददगार साबित हो सकती है। मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, ये तो आपकी तरफ से मेरे लिए सबसे अहम तोहफा होगा मिस्टर कर्ट। आपके ये एहसानात मैं हमेशा याद रखूंगा। ये सुनकर कर्ट अपनी जगह से उठा और मुझे भी उठाकर सीने से लगा लिया। वो कुछ कहे बगैर देर तक धीरे धीरे मेरी पीठ थपकता रहा। वो मुझसे अलग हुआ तो उसकी आंखों में नमी नुमाया थी। वो बाजू से आंखें पूंछता कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद वो वापस लौटा तो उसके हाथ में दोहरा करके फोल्ड किया हुआ एक मोमी नक्शा और चर्मी जिल्द वाली दबीज किताब मौजूद थी। मैंने उन्हें लेकर तकिए के एक गिलाफ में डाल लिया। उसके बाद हम देर तक बातें करते रहे। हमने बादशाह किसी राब्ते के महफूज तरीके भी तय किए। शाम गहरी पड़ चुकी थी और अब मैं कमांडेंट हाउस वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके लिए मैं लांबा का इंतजार करने पर मजबूर था। कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने बंगले के सामने वाली सड़क पर गाड़ी रुकने की आवाज सुनी। इंजन की धीमी आवाज बता रही थी कि वो जीप है। मैंने कर्ट से इजाजत तलब की। उसने गहरी मोहब्बत और उदासी के मिले जुले जज्बात के साथ मुझे रुखसत किया। वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आना चाहता था, लेकिन मैंने नरमी से उसे रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि लांबा जैसा घाघ शख्स उसे जज्बाती अंदाज में मुझे विदा करते देखे। मैं जीप के पास पहुंचा तो देखा कि दरवाजे के पास मुंतजिर वर्दी पोश शख्स लांबा नहीं बल्कि उसका नायब नारायण चटर्जी था।
उसने संजीदा लहजे में मुझे प्रणाम किया और कहा, लांबाजी क्लब जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको कमांडेंट हाउस छोड़ाऊं। मेरी उससे कुछ ज्यादा अलग सलैक नहीं थी। चंद एक बार ही सरसरी अंदाज में सामना हुआ था, लिहाजा रस्मी लहजे में उसका शुक्रिया अदा किया और उसके साथ वाली नशिस्त संभाल ली। उसने जीप आगे बढ़ा दी। रास्ता कुछ ज्यादा तवील नहीं था, लिहाजा मैं बिला वजह की गुफ्तगू छिड़ने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन शायद खामोशी के तनाव से तंग आकर खुद उसने रस्मी बात शुरू की। सुना है आप दिल्ली वापस जा रहे हो रोहित जी। वो हिंदी बोल रहा था, लेकिन तलफ्फुज और लहजे पर मकामी रंग गालिब था। मैंने लगभग बेतासुर लहजे में कहा, हाँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हाजिरी है। शायद मजीद हिदायत के साथ वापसी का हुक्म मिल जाए या फिर कोई और जिम्मेदारी सौंप दी जाए। कुछ यकीन से कहना मुश्किल है। उसने मरूब से लहजे में कहा, आप बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हो रोहित जी, बिल्कुल पंडित नेहरू की तरह। मैंने कदरे रूखे लहजे में कहा, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ और वजीर आजम नेहरू भी यही जबान बोलते हैं। मेरी बात सुनकर वो झेंप सा गया और बात बदलते हुए कहा, मुझे ये बोली कुछ ज्यादा अच्छी तरह नहीं आती। आप ये बताओ कि आप यहाँ काफी घूमे फिरे हो, कैसा लगा हमारा मैसूर? मैंने कहा, बहुत हसीन मकाम है, आबो हवा बहुत अच्छी है और लोग भी बहुत पुरखुलूस और मेहमान नवाज हैं। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गया। बोला, आप वापस आओगे तो मैं आपको अपने नगर श्रीनिवासपुर लेकर जाऊंगा। वहाँ के सुंदर नजारे देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। मैंने कहा, हाँ जरूर। यहाँ इस तरह की मसरूफियात रही हैं नारायण जी कि आपसे खुलकर बात करने का मौका ही नहीं मिला। चलो वापस आकर श्रीनिवासपुर चलूंगा तो वहाँ दिल खोल कर गपशप करेंगे। इस खुशगवार गुफ्तगू के नतीजे में हम दोनों के दरमियान खासी बेतकल्लुफी पैदा हो गई और मुझे कमांडेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर छोड़कर उसने खासी गर्मजोशी से मुझे अलविदा किया।